हेलो बच्चों। तो आज हम लोग वसंत पंचमी है ना के अवसर पर यहाँ पर एक बात जान रहे हैं कि माता सरस्वती का जो जन्म हुआ था आज ही के दिन हुआ था। कब? वसंत पंचमी में। तो वसंत पंचमी में माता सरस्वती का जब जन्म हुआ तो उस टाइम में इस पृथ्वी में, इस संसार में ज्ञान की कमी थी। तो ज्ञान की देवी का ओरिजिन होना, मतलब उत्पत्ति होना बहुत जरूरी था। तो ज्ञान की देवी के रूप में हम लोग पूछते हैं, चूंकि हिंदू धर्म में इनकी मान्यता है। और हम लोग आज विशेष मांगने के लिए आए हैं, एक प्रार्थना करते हैं माता सरस्वती से कि सभी के जीवन में एक ज्ञान का जो संचार हो, हमेशा निरंतर बहता रहे और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी जो है हर एक के जीवन में आए। ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ में आज एक नया चैप्टर पढ़ने का शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग इसमें एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमंस के अंदर में जो बॉडी रहती है, उस बॉडी का स्ट्रक्चर वो किन चीज़ों से मिलकर बनी रहती है, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? गमन एवं संचलन। ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, उसको जानते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ दो शब्द है, क्या क्या? एक है क्या? गमन है, और दूसरा क्या है? संचलन। गमन एवं संचलन। तो दोनों का मीनिंग जानते हैं हम लोग पहले कि गमन एवं संचलन क्यों बोला गया है। गमन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लोकोमोशन, लोकोमोशन, और इसको हम लोग संचलन को बोलते हैं मूवमेंट, मूवमेंट। तो एक्चुअल में जो संचलन होती है ना, ये मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज का पोजीशन चेंज करना, पोजीशन चेंज करना। तो पोजीशन चेंज करना होता है। ठीक है। पोजीशन चेंज करते हैं मतलब बॉडी का शिफ्टिंग करना होता है, या बोल सकते हैं इसको शिफ्टिंग करना। ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा? बॉडी के है ना, पूरे शरीर का, बॉडी का लोकेशन चेंज करना होता है, बॉडी का लोकेशन बदलना या चेंज करना होता है, बदलना। बॉडी पोस्टीरियर का लोकेशन बदलना होता है। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, थोड़ा समय के बाद में मैं इधर खड़ा रहूंगा, तो मैं क्या कर दिया? अपने बॉडी को शिफ्ट कर दिया, मतलब मूवमेंट कर रहा हूँ मैं। लेकिन साथ में इसमें क्या भी हो रहा है? लोकोमोशन भी हो रहा है। तो लोकोमोशन का मतलब होता है बॉडी का क्या करना? लोकेशन बदलना। जबकि मूवमेंट का मतलब होता है पोजीशन चेंज करना। मतलब देखो मेरा हैंड ऐसे है, अब मैं ऐसे कर दिया, तो ये क्या होता है? पोजीशन चेंज करना होता है। जबकि मैं खड़ा वही उसी जगह में हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मूवमेंट, या बोल सकते हैं शिफ्टिंग करना होता है। ठीक है। तो इसको हिंदी में हम लोग अभी क्या बोले कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचलन। तो क्या संचलन जो है सभी में होती होगी, सभी जीवों में? तो संचलन जो रहती है मनुष्य के साथ साथ और भी जीवों में होती है। जीवों में होने वाली प्रमुख क्रिया है, जीवों में होने वाली मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। तो बताओ इसमें ये एनिमल्स या जंतु के अलावा पादपों में भी होती है संचलन, पादपों में भी संचलन होती है, संचलन। मतलब हम बोल सकते हैं प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में क्या होती है? ये क्रिया होती है, संचलन की क्रिया, मतलब मूवमेंट की क्रिया जो है ना होती है। जबकि लोकोमोशन की जो क्रिया है ना किसमें होगी? ओनली जंतु में होती है, ओनली जंतु में। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है ना अपना पोजीशन को बदल नहीं सकते, उसमें मूवमेंट होता है। मतलब टेंड्रिल्स वगैरह ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, या जो छुई मुई का पौधा देखे होंगे उसको टच करते हैं तो बंद हो जाती है। तो मूवमेंट होते हैं, रसायनोवर्तन वगैरह सब गति होती है उसमें। तो हम बोल सकते हैं संचलन या गति जो रहती है ना जंतुओं में भी होती है और पादपों में भी होती है, प्लांट्स में भी। लेकिन जो लोकोमोशन वाली कहानी है किसमें होती है? तो होती है किसमें? तो जंतुओं में होती है। ठीक है। लेकिन हम लोग जब लोकोमोशन करते रहते हैं ना उस टाइम में मूवमेंट भी होता है। यही कारण है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट को हम लोग है ना अलग अलग नहीं पढ़ सकते। इसीलिए एक शब्द देते हैं हम लोग क्या? कि आल लोकोमोशन, आल लोकोमोशन इज मूवमेंट, all locomotion is movement, but all movement are not locomotion, but all movement are not locomotion, not locomotion। मतलब हम बोल सकते हैं सभी संचलन, सभी गमन, या बोल सकते हैं सभी गमन क्या है? गति है, यानी कि संचलन है, गति है। लेकिन सभी गति, लेकिन सभी गति, सभी गति संचलन नहीं है, मतलब गमन।
गमन नहीं है। ठीक है, इसलिए हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग रहता है। इसीलिए लोकोमोशन को याद रखना। लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज करना, बॉडी के पोजीशन को चेंज करना, मतलब जहां पर एक जगह से दूसरे जगह में जाना। जबकि मूवमेंट का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ द ऑर्गन, शिफ्टिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स बोल सकते हैं, शिफ्ट होना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मूवमेंट वाली जो कहानी है, देखो पादपों में होती है, तो पादप तो अपनी जगह को बदल नहीं सकते, मतलब प्लांट जो है चेंज नहीं करते अपने पोजीशन को, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज नहीं करते, शिफ्टिंग करते रहते हैं, शिफ्टिंग होते रहता है। जैसे हवा भी चलती है तो भी डाली इधर उधर होती है, तो मूवमेंट है। जबकि लोकोमोशन अलग चीज होती है। तो आल लोकोमोशन इज मूवमेंट, बट आल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन है, इसकी जगह यहाँ पर आर लिख लेंगे। आल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन होती है। तो ये वाला लाइन सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकोमोशन है ना प्रेजेंट होती है ओनली प्लांट में, ओनली एनिमल में, दोनों में नहीं करके। तो याद रखना लोकोमोशन जंतुओं में होती है, जबकि गति जो है दोनों में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं। तो ये जो लोकोमोशन वगैरह रहती है, क्या सभी जीवों में एक ही टाइप की होती होगी, या एक ही प्रकार के उसके लिए ऑर्गन होते होंगे, ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें जिस टाइप का स्थिति रहेगा उसी हिसाब से लोकोमोशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अमीबा जैसे एक कोश की जीव द्रव्य प्रवाह द्वारा गति करते हैं, मतलब यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। तो प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट करती है ये, और प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही क्या करते हैं, गति करते हैं। मतलब अमीबा जो रहती है ऐसे दिखाई देती है। तो जैसे ना इसको फूड पार्टिकल्स वगैरह दिखाई देते हैं, मतलब एक्चुअल में स्यूडोपोडिया बनाती है। तो ये जो रहती है क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट करवाते हैं। तो मतलब ये करेंगे ऐसे, और ये ऐसे ट्रैप कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पर देखो ये फूड पार्टिकल्स वगैरह था, उसको ट्रैप करने के लिए क्या करती है, ये लोकोमोशन करती है, मतलब स्यूडोपोडिया बनाती है एक्चुअल में। जैसे माइक्रोफेजेस सेल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो भी करती है। तो अमीबा को याद रखना कि इसमें जब भी गति होती है तो किसके द्वारा गति होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताना है जीव द्रव्य प्रवाह द्वारा। क्यों? क्योंकि अमीबा जो रहती है प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटिस्टा होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसी प्रकार की गति होती है। ठीक है, लेकिन जब हम मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्य में गति जो है बहुत सारे ऑर्गन्स में होती है। जैसे कि सबसे पहला जो सबसे ज्यादा गति और लोकोमोशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? तो ये है लिम्स। लिम्स का मतलब पाद होता है हिंदी में। तो इसको हम लोग फोर लिम, हाइंड लिम में डिवाइड किए हुए हैं। तो हम लोग फोर लिम की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकते। तो लोकोमोशन के लिए कौन जरूरी है? तो लोकोमोशन के लिए हैंड लिम का, है ना, हैंड लिम जरूरी है। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन। जबकि फोर लिम की वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, हाथ की वजह से मूवमेंट होता है, ऐसे गति होती है। जबकि पैर की वजह से क्या होती है, लोकोमोशन होते हैं, इधर से उधर, है ना, गति करते हैं, मतलब इधर से उधर गमन करते हैं। यहाँ गति, गमन, संचलन और ये गमन, ये सब चीज की वजह से ना बहुत दिक्कत है, इसीलिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट को याद रखना है। ठीक है, लोकोमोशन मतलब चेंज करना। तो लोकोमोशन में हेल्प कौन करती है? हम किसकी वजह से हम लोग बॉडी के पोजीशन को चेंज करते हैं यहाँ से वहां? तो हैंड लिम की वजह से करते हैं, ना कि फोर लिम की वजह से। फोर लिम में मूवमेंट करते हैं, फोर लिम की वजह से बहुत सारे चीज करते हैं, जैसे हाथों से पकड़ना, लिखना, है ना, झापड़ में लगाना। तो ये सब चीज, बहुत सारा चीज है जो फोर लिम की वजह से होती है। ठीक है, बाकी और देखें, और मूवमेंट कहाँ पर होती है हमारी बॉडी में? तो मूवमेंट की बात करें तो किस में होती है? और जबड़ों में होती है। जबड़ों का मतलब जॉस होती है। देखो हम लोग जब बोलते हैं तो यही जॉ रहता है, मूवमेंट करता है। एकमात्र फेस यहाँ पर स्कल बोन जो होती है यही मूवमेंट करती है, यही वाला बोन जो है। बाकी और किसी में मूवमेंट नहीं होता, इसी बस में मूवमेंट होता है, ऐसे ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके अलावा पलक में मूवमेंट होती है, पलक झपकना, जैसे जैसे पलक झपकेंगे तो तब उस टाइम में भी क्या होता है, मूवमेंट होगा। जीवा की गति जो है वो भी क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो ये सब मूवमेंट के टाइप है, मतलब कहाँ कहाँ पर होती है, ह्यूमंस में या मनुष्यों में। तो कहाँ कहाँ पर? लिम्स में, जबड़े में, पलक में एंड जीवा में। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पर होती होगी, जानते होंगे तो बताना है ना, क्या करके कमेंट में बताना रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग नीट से रिलेटेड बात करेंगे। तो चूंकि दो पार्ट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना रहता है, एक हमें पढ़ना रहेगा मसल्स के बारे में और दूसरा पढ़ना रहता है बोन्स के बारे में। ठीक है, तो मसल एंड बोन्स, तो मान के चलो इनमें से, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो नीट्स के पर्पज से देखें तो 2 पार्ट है, और 2 पार्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग।
ठीक है, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या क्या चीजें होती है मूवमेंट करने के लिए, तो देखें यहाँ, तो यहाँ पर देखो पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम में पक्षमाभ होती है, पक्षमाभ। तो पक्षमाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया। और सीलिया के द्वारा ये तो है ना मूवमेंट करती है, चलन तो करती है, लेकिन इसके अलावा एक और काम करती है। तो भोजन को साइटोफेरिंग्स जो रहते हैं ना, साइटोफेरिंग्स मतलब इसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स। तो इसमें क्या करती है, भोजन को निगलने का भी काम करती है, उसके प्रवाह का भी काम करती है। तो भोजन को साइटोफेरिंग्स में भेजने का काम भी करती है कौन, सीलिया, या बोल सकते हैं क्या, पक्षमाभ। और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग इसका डायग्राम, इसमें बहुत सारे छोटे 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 सीलिया निकल के दिखाई दे रहे हैं। और सीलिया की खास बात क्या होती है पता है, इन लोग कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट मूवमेंट। कोऑर्डिनेट मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं समन्वित गति। समन्वित समन्वित गति करने का काम कौन है, किसका है, ये जो सीलिया रहती है उसका रहता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग जाने। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। तो देखो ये पैरामीशियम का, सीलिया का जो रहता है काम, ये दो प्रकार से होता है। एक तो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, भोजन को कोशिका ग्रसनी में भी भेजने का काम करते हैं। तो दो काम होता है किसका, पैरामीशियम में जो पाए जाने वाले सीलिया रहते हैं उसका। तो यहाँ से हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको याद नहीं रखना है हमें, हमें याद रखना है किसको, सीलिया को, और इसी का काम याद रखना है हमें, ठीक है। दूसरा देखते हैं, और हाइड्रा है ना, हाइड्रा को देखे होंगे, हाइड्रा किस में आती है, तो उसमें सिलेंट्रेटा में आती है, ठीक है। हाइड्रा इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसमें एक चीज पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, मतलब स्पर्शक बोलते हैं जिसको। तो ये स्पर्शकों की मतलब ये ऐसे बनी हुई है ना, ऐसे रहती है, स्पर्शक बनी हुई रहती है इसके बॉडी में। तो स्पर्शक द्वारा ये तो चलन करेगा ही, इसके द्वारा ही चलन करती है, ऐसे बनी हुई रहती है, उसके द्वारा ऐसे चलन करेगी। उसके अलावा दूसरा काम क्या करती है, ये शिकार पकड़ने का भी काम करती है। तो देखें ये जो रहती है प्रे स्पीसीज को ट्रैप करती है, मतलब है ना, जो प्रे स्पीसीज होते हैं, शिकार जाती है, उसको पकड़ने का काम करती है कौन, हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते हैं या स्पर्शक होते हैं, वो दूसरा किसमें हेल्प करेगी, चलन में, ठीक है। उसके अलावा देखें तीसरा मनुष्य, मनुष्य में जो लिम्स रहती है, और बेसिकली कौन सा, हैंड लिम्स जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर की मुद्रा बदलने के लिए, है ना। तो लोकेशन जो रहती है ना, उसी को चेंज करती है, बॉडी के लोकेशन को चेंज करने के लिए क्या रहती है, लिम्स रहती है। जो कौन से लिम्स, तो हैंड लिम्स के द्वारा होता है, किसमें, मनुष्यों में, ठीक है। इसके अलावा और भी हम लोग देखते हैं कि चलन जो रहती है वो बदलती कैसे है, चलन जो है किसकी किसकी वजह से बदलती है, चलन का मतलब मूवमेंट। तो मांग की परिस्थिति के अनुसार, मांग की परिस्थिति मतलब अब मैं यहाँ पर ऐसे हाथ को रखा हूँ, अब ये पेन मान लो यहाँ पर है, तो मांग की परिस्थिति, ये पेन को उठाना है मुझे, तो क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ लाऊंगा मैं हाथ को। तो ये मांग की परिस्थिति के अनुसार, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से क्या होगा, मूवमेंट होगा। दूसरा आवाज के अनुरूप भी क्या होगी, है ना, ये चलन होती। आवाज के अनुरूप मतलब जिस टाइप का आवाज रहेगा उस टाइप का, जैसे हम लोग यहाँ पर है स्थलीय एरिया में, टेरेस्ट्रियल रीजन में, तो यहाँ पर तो हम लोग हैंड लिम्ब से चलते हैं। अब पानी में गए हम लोग, तो तैरने के लिए हाथ का यूज करते हैं, ऐसा करते कि नहीं करते, तो उसमें भी तो गति है ना, तो गति करने के लिए तो आवाज के अनुरूप भी ये क्या होती है, बदलती है, मतलब चलन जो है बदलती है। तो दो तरीके से यहाँ पर बदलती है, क्या, किसके हिसाब से, एक मांग की परिस्थिति के अनुसार, दूसरा क्या है, आवाज के अनुरूप भी क्या होते हैं, बदलते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या है, और देखें चलन और क्या क्या चीजों के लिए हो सकता है, तो भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति, या शत्रुओं से पलायन करने के लिए भी हो सकती है। मतलब चलन जो है ना, चलन का कोई एक विशेष कारण नहीं होता, ये जरूरत के हिसाब से ना चलन करना पड़ता है। जैसे भोजन खाना खाना है, हमारा हाथ ऐसे रखा हुआ है, खाना खाना है तो ऐसे उठा के लेके आएंगे हम लोग, तो उसके हिसाब से आश्रय, आश्रय का मतलब जहां पर हम रहते हैं वहां पर, साथी, साथी का मतलब जहां हम किसी से मिलते हैं वहां पर, अनुकूल प्रजनन स्थल मतलब जो जहां पर बहुत सारे जीव जो है प्रजनन स्थल के जो तलाश करते रहते हैं उस वहां पर, और अनुकूल प्राकृतिक स्थिति वगैरह जहां पर हमें सुटेबल कंडीशन मिल जाए, या शत्रुओं से पलायन करने के लिए, इन सब चीज के लिए क्या होती है, चलन होती है। तो चलन के कई रूप होते हैं, कई प्रकार से चलन हो सकती है, ठीक है। इसके आगे और देखें, अब अगला है मनुष्य में पाई जाने वाली गतियां के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार की गति होती है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहला जो होता है अमीबी गति, ये मनुष्य के अंदर में पाई जाने वाली गति है ना। तो सबसे पहला एमीबोइड मूवमेंट होता है, एमीबोइड मूवमेंट। तो ये कौन करती है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखना है इसका, है ना। तो सबसे पहला हम लोग याद रखेंगे मैक्रोफेजेस सेल, मैक्रोफेजेस
सेल एंड दूसरा याद रखेंगे WBC, ल्यूकोसाइट्स जो रहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ये मैक्रोफेजेस सेल एंड WBC जो रहती है, इन लोग कैसे करते हैं, अमीबा के जैसे क्या करते हैं, गति करते हैं। मतलब मैक्रोफेजेस सेल जो रहती है ऐसे दिखाई देती है इस टाइप का। और जैसे देखो हम लोग इसको मैक्रोफेजेस सेल एंड WBC में भी मोनोसाइट न्यूट्रोफिल जो होते हैं ना, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड दूसरा कौन सा, न्यूट्रोफिल, है ना, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल जो होती है, इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैगोसाइटोटिक सेल, मतलब इसको महाभक्षकाणु कोशिकाएं बोलते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं कि जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स रहते हैं, बाहरी पदार्थ कण जो रहते हैं, बाहरी पदार्थ ये जो रहते हैं, इसको ट्रैप करने का काम करते हैं। तो ट्रैप करेंगे, तो ट्रैप करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्यूडोपोडिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे स्यूडोपोडिया बनाते हैं, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया हो गया। तो ये बनाते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी पैर। तो आभासी पैर बनाते हैं इन लोग, और आभासी पैर बनाने के द्वारा वो ब्लड में रहती है तो एक जगह दूसरे जगह मूवमेंट करती है। और स्यूडोपोडिया द्वारा जब गमन होती है, गमन, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डाईपेडेसिस मूवमेंट, डाईपेडेसिस मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट। मतलब इसको हम लोग आभासी पैर, या इसको इंग्लिश में बात करें तो फॉल्स फीट बोलते हैं, फॉल्स फीट। ये बनाती है कौन, तो मैक्रोफेजेस सेल बनाती है। और फैगोसाइटोटिक सेल जो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, वो WBC का ही टाइप होता है। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, बाहरी पदार्थ या बोल सकते हैं जो एंटीजन वगैरह जो रहते हैं, या बोल सकते हैं कोई बैक्टीरिया रहता है, उसको पकड़ने का काम करती है। कौन कौन, तो ये मैक्रोफेजेस सेल एंड फैगोसाइटोटिक सेल। तो उस टाइम में जो मूवमेंट होता है, तो अमीबा में जैसे मूवमेंट होता है, तो अमीबा में प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होते हैं, तो इसमें भी अमीबी टाइप का, अमीबा जैसे ही क्या होती है, मूवमेंट होती है। यही कारण है कि इसको हम लोग अमीबोइड मूवमेंट बोलते हैं, मतलब अमीबा के सदृश गति। अमीबी गति का मतलब क्या है, अमीबा सदृश, अमीबा जैसे गति करती है, अमीबा सदृश। इसके पहले में देखे भी कि कैसे करते हैं, अमीबा सदृश गति होती है। तो कहाँ कहाँ पर कौन से सेल करते हैं हमारी बॉडी में, तो मैक्रोफेजेस सेल करते हैं, एंड फैगोसाइटोटिक सेल जो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल होती है वो करती है। तो कैसे करती है, तो ये स्यूडोपोडिया बनाती है। तो स्यूडोपोडिया बनाती है, और उसके द्वारा जब मूवमेंट होता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की शिफ्टिंग हो रही है, तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग डाईपोडेसिस मूवमेंट बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, लेकिन हम लोग को पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक यहाँ पर नाम दे दिया गया है, तो डाईपेडेसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो किसमें होती है अमीबी गति, तो मैक्रोफेजेस सेल एंड फैगोसाइटोटिक सेल में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बात करें हम लोग, सिलियरी मूवमेंट, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पक्षमाप गति। तो सिलियरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको कई बार पूछते हैं। तो सिलियरी मूवमेंट के बारे में जानते हैं, तो ये कहाँ पर होती है, एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कहाँ पर रहती है, ये ट्रैकिया में होती है, ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में पाई जाती है सिलियरी मूवमेंट। तो ट्रैकिया में होती है, तो ट्रैकिया में करती क्या है, तो देखो यहाँ पर ऐसे सीलिया लगे हुए रहते हैं, और ये सीलिया क्या करती है, ये यहाँ पर भी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स लगे रहते हैं, है ना। इस ट्रैकिया के पास में रहती है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जो किसका सिक्रेशन करेगी, म्यूकस का। तो म्यूकस को क्या कर, म्यूकस जो रहती है, ये फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स मतलब बाहरी कण पदार्थ को क्या करती है, म्यूकस में ट्रैप करती है। और ट्रैप करने के बाद में जो सीलिया रहते हैं, ये क्या करते हैं, बाहरी बाहरी पदार्थों को, बाहरी कण पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर करने का काम करती, बाहर करती है। तो सिलिया यहाँ पर क्या काम कर रही है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो म्यूकस के द्वारा ट्रैप करती है फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को, उसको म्यूकस के साथ में बाहर करती है। तो कभी कभी देखना जब सर्दी आता है तो यहाँ पर म्यूकस बनते हैं, तो म्यूकस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो बाहर करने के लिए यहाँ पर प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, और हमेशा ये करते ही रहता है बाहर, है ना। कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो अंदर जाती है, तो उस टाइम में म्यूकस में ट्रैप होता है, और म्यूकस के साथ ही बाहर आती है, म्यूकस में चिपक जाता है वो, और उसके द्वारा बाहर होती है। तो कौन करती है उसको, तो सीलिया करती है उसको। तो सिलियरी मूवमेंट होती है यहाँ पर, तो कहाँ पर होती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब यहाँ पर पूरा श्वास नली में, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली में पाई जाती है। पहला लोकेशन तो इसका यही है, किसका,
सिलियरी मूवमेंट वाले का। इसके अलावा दूसरा और जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा भी, तो दूसरा होती है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में जाने, तो फैलोपियन ट्यूब में देखें तो हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में जो ओवा रहती है, ओवा मतलब ओवम, जो रिलीज होती है ओवुलेशन के टाइम में, तो इस ओवा को पहले बात तो पकड़ेगा कौन, तो इसको फिम्बरी पकड़ती है, और फिम्बरी पकड़ने के बाद में यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में लगे हुए रहते हैं सीलिया। यही सीलिया जो है मूवमेंट कराती है, और मूवमेंट करा के कहाँ पर लेके जाती है, वो एम्पुला स्थमस जंक्शन के पास में, स्थमस जंक्शन तक लेके जाती है। हालांकि वो आगे भी बढ़ाती है, उसके आगे भी बढ़ाती है, लेकिन यहाँ तक लेके जाने का काम किसका रहता है, सीलिया का रहता है। तो सीलिया जो रहती है क्या करती है, तो ये जो है अंडाड़ू या बोल सकते हैं ओवा, अंडाड़ू बोलेंगे इसको हिंदी में, अंडाड़ू या ओवा को क्या करती है, मूवमेंट कराने का काम करती है। किस में रहती है वो, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे रहती है, और हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े भी थे, है ना, ठीक है। यहाँ पर से ये रहती है, और यहाँ पर ऐसे फिम्बरी रहती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है क्या, सीलियरी, सीलिया, और यही क्या करती है, ओवम को या अंडाड़ू को इधर से इधर लेके आने का काम करती है। जो ओवम है ऐसे रिलीज होता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में और ट्रैकिया में होती है, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट को याद रखना, पक्षमाप गति होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बात करें हम लोग, तो और बात करते हैं तीसरा, मस्कुलर मूवमेंट। तो तीसरा क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट के लिए हम बात करेंगे, है ना, तो ये बात करेंगे, तो ये जहां पर भी मसल है, मसल में होने वाली गति, होने वाली गति, चूंकि इस चैप्टर में हम लोग पूरे मसल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, तो मसल में होने वाली गति जो रहेगी उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप के मसल्स हैं, तो उसके हम लोग पूरे टाइप पढ़ेंगे, टाइप के साथ ही उसका काम जानेंगे। तो मसल में होने वाली जो भी गति मूवमेंट है उसको हम लोग मस्कुलर मूवमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स होते हैं ना, मतलब ये जो पेशी होती है, वो जो रहती अलग ही टाइप के ऊतक होते हैं। हमारे बॉडी में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला उपकला ऊतक होता है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है कौन सा, तो कनेक्टिव टिश्यू या बोल सकते हैं उसको संयोजी ऊतक। तीसरा होता है नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका ऊतक, और चौथा होता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग, तो मनुष्य में पाई जाने वाली गति में, है ना, ये सबका देखो, वो जो टाइप मैं बताया हूँ जहाँ पर, वहीं पर, है ना, ये सब बातें भी है। अमीबा में ये सब चीज, अमीबी गति वाला, अमीबोइड मूवमेंट वाला, ये बता दिया मैंने, है ना। इसके अलावा सिलियरी मूवमेंट ये भी बता दिया कहाँ कहाँ पर रहती है, इसका डायग्राम भी हम लोग देख सकते हैं। और ये मस्कुलर मूवमेंट है, मसल्स के द्वारा जिम करता हुआ दिखा दे रहा है। तो जिम में जब जाते हैं तो मसल का ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो मसल्स ही ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये सिलियरी मूवमेंट और ये अमीबी मूवमेंट, ठीक है। एक चीज यहाँ पर एक और बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर में साइटोस्केलेटन लाइक एनिमल एलिमेंट्स होते हैं, साइटोस्केलेटन लाइक एलिमेंट्स होते हैं जो अमीबोइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अमीबोइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये बात भी जानना है, में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में साइटोस्केलेटन लाइक एलिमेंट्स जो होते हैं अमीबोइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब अमीबोइड मूवमेंट में हेल्प का मतलब, अब देखो साइटोस्केलेटन है क्या, तो साइटोस्केलेटन कोशिका का कंकाल होता है। मतलब सेल जो रहती है ना, सेल, उसमें ये ऐसे छड़नुमा सा रचना होती है, जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली बने हुए रहते हैं। जब साइटोस्केलेटन बताता हूँ मैं सेल बायोलॉजी में, तो बताया था मैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर छत देखते हैं, तो छत किसकी वजह से पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जाल नुमा सा रचना लगी हुई है, किसकी, तो है ना, छड़ की। तो उसी की वजह से सीमेंट वगैरह जो है लटका हुआ है। तो यहाँ पर भी जब साइटोस्केलेटन रहेंगे तो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। क्योंकि डब्ल्यूबीसी देखो क्या है, डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में साइटोस्केलेटन रहते हैं, तो साइटोस्केलेटन होने की वजह से तो ये तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इसको पकड़ के रखा है। तो ये जो रहती है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो रहती है, ये बनी हुई रहती है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की। तो ये बनी हुई रहती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कम ज्यादा हो सकती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई रहती है ये। और ये साइटोस्केलेटन जो रहते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं।
ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन रहती है तो उसी के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो ये बात भी एनसीईआरटी ने लिखा है ना, कि हमारे शरीर में साइटोस्केलेटन लाइक एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जानना है इसको भी। जैसे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में देख लो, बैक्टीरिया है, उसको पकड़ने के लिए जा रही है, रेड ब्लड सेल जो है ये है। ठीक है, तो ऐसे करके जाती है स्यूडोपोडियम बना के। ठीक है, इसके आगे और देखें, सिलियरी मूवमेंट बता दिया। देखो, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, इसके अपर साइड में सिलिया लगे हुए रहते हैं। और सिलिया एक जगह में और होती है ना, इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया। और यहाँ पर भी ना देखो, ये है सीलिया जो रहती है ना, एक जगह में और रहती है। तो सीलिया के बारे में और जानते हैं। ये सीलिया जो है ना मोडिफाइड हो जाती है, मोडिफाइड और बना देती है विली। तो विली जो रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका काम होता है क्या करना, फूड को एब्जॉर्प्शन करना, इसका काम होता है फूड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसी विली से ना फिर और क्या बनते हैं, माइक्रो विली बनी हुई रहती है। इन लोग करते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से देखो सीलिया के द्वारा ही ओवम जो है आगे की ओर आ रही है। तो इसको दिखाए इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में ऐसे रहती है। ठीक है, तो ये बात भी बता दिया मैंने, तो इसको भी जानना है हमें। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट। इसके अलावा और देखते हैं मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट के बारे में तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होती है, एग्जाम्पल यहीं पर हम लोग लिख लें। तो कहाँ पर होती है, लिम्स में। उसके अलावा दूसरा कहाँ पर होती है, टंग में होती है। टंग है ना, मतलब वही जीभ वगैरह के बारे में बात की, जीवा के बारे में, जीवा में है ना। आईलिड में होती है, मतलब इसमें होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पलक में होने वाली गति। और किसमें, जबड़ा वगैरह में जब भी होती है गति, तो जबड़े में भी गति होती है ना। तो ये सब जो रहती है बॉडी के अंदर में होती है। इसके अलावा चिकनी पेशी वगैरह जो रहते हैं इंटरनल ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन, तो वहाँ पर भी मूवमेंट वगैरह होते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य में पाई जाने वाली जो गति है मस्कुलर मूवमेंट, मतलब मसल्स की वजह से मूवमेंट जो होगा, तो कई कई जगह में हो सकती है बॉडी में। तो इन सबको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे देखें, कुछ में है ना, यहाँ पर एक चीज और बात करते हैं हम लोग, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ जीवों में है ना, जो फ्लैजला रहती है उसके द्वारा भी मूवमेंट होता है। तो उसको फ्लैजलरी मूवमेंट बोलते हैं, फ्लैजलरी मूवमेंट। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर में बात करें तो स्पर्म में होती है, स्पर्म में फ्लैजला द्वारा मूवमेंट होता है, फ्लैजिला, फ्लैजला द्वारा क्या होता है, मूवमेंट। मतलब उसमें उसका पार्ट रहता है हेड, नेक, और मिडिल पार्ट रहता है, और टेल रहता है। तो टेल वाला जो रीजन रहता है, ये वाला रीजन पूरा इसी के द्वारा क्या रहती है, मूवमेंट करती है। तो फ्लैजिला द्वारा मूवमेंट होता है किसमें, ह्यूमंस में, है ना, फ्लैजिलरी मूवमेंट। उसके अलावा युगलीना जो रहती है ना, युगलीना में ऐसे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर भी फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला। और इसी फ्लैजिला से क्या होती है, इसमें चलन या बोल सकते हैं मूवमेंट। तो युगलीना में चलन का कार्य करती है कौन, ये फ्लैजिला। उसके अलावा स्पंज वगैरह की बात करें तो स्पंज जो रहती है क्या रहती है, तो स्पंज जो होती है क्या होती है, पूरी फेरा है ये, पूरी फेरा में आती है कौन, स्पंज। तो यहाँ पर एक ना जल, यहाँ पर एक नाल तंत्र पाई जाती है, नाल तंत्र। वही क्या करती है, जल संचरण करती है, मतलब जल में गमन कराती है। मतलब इसमें ऑस्टिया नाम का है ना, या ऑपरकुलम ना, ऑस्टिया और ऑपरकुलम दो छिद्र होती है। एक तरफ से पानी आएगा और पानी आते आते ही दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो उसमें जहां से होकर वो निकलती गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं नाल तंत्र। मतलब यहाँ पर ऐसे है ना प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको है ना, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको फ्लैजलरी मूवमेंट में नहीं आएगा। इसमें क्या रहता है, जल के अंदर, मतलब इसके बॉडी के अंदर में अलग ही टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं। तो पानी यहाँ से आती है ऑस्टिया से, ऑस्टिया सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और यहाँ से होता हुआ, ये अपर कुलम से होता हुआ ऐसे निकल जाते हैं वाटर। तो ऐसे आती हुई दिखाई देती है। तो ये भी गमन में हेल्प करती है। मतलब पानी जहां से इंटर करेगा, तो इंटर करेगा तो प्रेशर के साथ इंटर करेगा, तो उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। तो स्पंज में नाल तंत्र जो रहती है जल संचरण को बनाए रखती है। तो जल संचरण के साथ साथ ही उसका मूवमेंट होता है, किसका, स्पंजों का। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप के मूवमेंट है। तो इन सबको जानना है हमें। ठीक है, तो इसके बारे में और देखते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम मतलब मानव पेशी तंत्र। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखें,
मानव पेशी तंत्र मतलब हम लोग ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम मतलब ये क्या है, मानव पेशी तंत्र। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेशी के बारे में कि पेशी एक्चुअल में है क्या। तो पेशी या मसल्स, मसल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले बात तो स्टडी ऑफ मसल्स जानेंगे। स्टडी ऑफ मसल्स क्या है, मतलब पेशियों के अध्ययन को क्या किया कहा जाता है। तो पेशीय के अध्ययन को हम लोग कहते हैं मायोलॉजी, या इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स, है ना। द नंबर ऑफ मसल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, नंबर ऑफ मसल्स, मसल्स है ना। तो कितनी होती है, 639 पेशियां होती है ह्यूमंस के अंदर में। इन एडल्ट ह्यूमन मसल्स जो होती है कितनी होती है, तो ये होती है कितना, 639 मसल्स होते हैं किसमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर में। और मसल जो रहती है, मसल ये जुड़ी हुई रहती है ज्वाइंट, ज्वाइंट टू बोन। मसल जो रहती है बोन से जो जब जुड़ती है ना, तो ये जुड़ती है किसके द्वारा जुड़ती है, तो ये जुड़ती है टेंडन्स के द्वारा जुड़ती है, टेंडन्स, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडराएं बोलते हैं, कंडराएं, कंडराएं, इनके द्वारा क्या होती है, मसल बोन से जुड़ती है, ठीक है। क्योंकि मसल के ओरिजिन की बात करते हैं हम लोग, ओरिजिन ऑफ मसल, ओरिजिन ऑफ मसल, तो मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है मसल जो है। कितने के कौन सा ओरिजिन है, मीजोडर्मल, है ना। मतलब एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल में से मीजोडर्मल ओरिजिन होती है किसकी, मसल्स की। मसल्स को देखें हम लोग तो बॉडी वेट का, बॉडी वेट का 40 से 50% हिस्सा, 50% भाग यही बनाती है, कौन, ये जो मसल है वही बनाती है। मतलब हमारी बॉडी में यदि एक व्यक्ति है ना, एग्जाम्पल यहाँ पर ले, एक व्यक्ति मान लो है ना 100 kg का क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, तो इसका वजन में से पेशी का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, 100 kg का व्यक्ति है तो इसमें पेशी का वेट या वजन, तो पेशी का वजन जो रहेगा कितना रहेगा, तो 40 kg से लेकर 50 kg, मतलब ज़्यादातर मसल ही रहते हैं, ठीक है, जो वेट को डिसाइड करते हैं। मतलब आधा हिस्सा क्या रहता है, मसल ही रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बात समझ आया कि नहीं आया। तो ये जो रहती है ना, इसको भी जानना है ना, मसल जो रहती है बोन से जुड़ी हुई रहती है ना। तो किसके द्वारा जुड़ती है, ज्वाइंट टू बोन बाई, है ना, टेंडन्स, टेंडन्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है मसल्स, है ना। जबकि बोन से बोन जुड़ते हैं लिगामेंट्स के द्वारा, ठीक है। नंबर ऑफ पेशी कितनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, 639 मसल, है ना, क्या होते हैं, मसल्स का नंबर होती है। स्टडी ऑफ मसल क्या कहलाती है, मायोलॉजी आप बोल सकते हैं हम लोग, क्या, सार्कोलॉजी कहलाती है, ठीक है। ये मसल जो रहते हैं ना, ये एक नियम को फॉलो करती है, ऑल एंड नन लॉ, ऑल एंड नन लॉ फॉलो करती है, लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, फॉलो करती है। मतलब ये क्या है, ये कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है जिसको फॉलो करेंगे, ये क्या है, एक नियम है, ऑल एंड लॉ एंड ऑल एंड नन लॉ। इसका मतलब ये होता है कि पेशी में जो गुण है, पेशी जो रहती है ना, वो क्या करती है, या तो पूरा काम करेगी या तो नहीं करेगी। मतलब पेशी जो रहेगी या तो क्या करेगी, पूरा काम करेगी, या तो क्या करेगी, कुछ काम नहीं करेगी, सीधी सी बात है। इसीलिए देखना, जब पैरालिसिस होता है ना, तो शून्य हो जाता है पूरा, मतलब थोड़ा बहुत भी मूवमेंट नहीं करता। समझ आया कि नहीं आया। वरना क्या होता है, जब उस टाइम में लकवा नहीं होगा या पैरालिसिस नहीं होंगे, तो पूरा काम करते रहेंगे ना, हाथ वगैरह पूरा उठेगा, हर चीज होंगे। लेकिन मान लो पैरालिसिस हो गया तो वो कुछ भी नहीं होगा, हाथ को भी ऐसे नहीं, उंगली को भी ऐसे हिला नहीं सकते। समझ आया कि नहीं आया। तो ये ना ऑल एंड नन लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ी सीख मिलता है क्या, कि या तो हमें पूरी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से ताकि सिलेक्शन हो जाए, या तो नहीं करना चाहिए। बीच वाला काम करोगे फंसोगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा हमें। समझ आया कि नहीं आया। तो ऑल एंड नन लॉ फॉलो करते हुए चलना है, पेशी के जैसा काम करना है हमें, ठीक है। और पेशी बहुत सारे यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे। तो डायग्रामेटिकली पढ़ने का फायदा ये है कि हमें दिखाई भी देता है वही चीजें जो हम पढ़ते हैं। तो ये मसल्स है ना। तो मसल्स जो है पेशी में, मेरे ख्याल से समझ आया होगा मसल्स के बारे में। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जानना है हमें, इसको भी जानना है, ऑल एंड नन लॉ को जो फॉलो करती है उसको जानना है, ठीक है। चलो इसके आगे और देखते हैं हम लोग, पेशी के प्रकार वगैरह के बारे में बात करेंगे।
है ना। इससे पहले हम लोग और चीज़ जानते हैं, है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि पेशी में और भी बहुत सारी खास बात होती है, और पेशी के प्रकार को क्यों प्रकार, इन सब प्रकार में क्यों डिवाइड किया गया है, उनको भी जानेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक बात और जानते हैं कि पेशी के गुण के बारे में जानेंगे। पेशी के गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं पेशियों के अंदर में, मतलब क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला जानते हैं हम लोग, तो इसमें होती संकुचनशीलता। संकुचनशीलता वाला गुण है इसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। दूसरा प्रसारशीलता, ठीक है। तीसरा प्रसार्य, चौथा है ना इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी है ना, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी का कुछ पता नहीं रहता। सबको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, कॉम्पैक्टिबिलिटी होती है, कॉम्पैक्टिबिलिटी। इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी होती है। संकुचनशीलता, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी मतलब संवहनशीलता। ऐसे 4 गुण होते हैं। हालांकि एक और गुण होता है, पांचवा वाला गुण, लेकिन है ना हमें 4 गुण को याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो ये सब चीज गुण होते हैं किसके, पेशियों के। और पेशियों के गुण जो रहती है ना, उसी के आधार पर यहाँ पर पेशी में अलग अलग प्रकार बनेंगे। तो देखिए ये प्रकार जो रहती है किस किस के आधार पर प्रकार बनती है, तो स्थान, रंग, रूप, और इसमें जो क्रियाशीलता रहती है, काम करने के तरीके, या बोल सकते हैं कार्य करने की एबिलिटी या क्षमता के आधार पर, कार्य करने की क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के पेशी होती है, 3 प्रकार के पेशी होते हैं। स्थान, रंग, रूप और कार्य करने की क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के पेशी है, 3 प्रकार के। फिर भी हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग डिवाइड करेंगे किसके आधार पर, स्थान, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्थान के आधार पर। लेकिन यहीं पर हम लोग तीनों के काम को जानेंगे, मतलब तीनों के हिसाब से, के आधार पर। बेसिस जब लेते हैं कोई भी चीज का प्रकार होता है तो आधार होता है। तो आधार को देखिए, स्थान के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले, मसल्स के प्रकार। तो स्थान के आधार पर देखेंगे कि जो एक मसल जो है कहाँ पर है, ये पेशी जो है कंकाल तंत्र, या बोल सकते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए इसको हम लोग कंकाली पेशी बोलते हैं। मतलब ये जुड़ी हुई रहती है किससे, स्केलेटन सिस्टम, या बोल सकते हैं स्केलेटल मसल से, या स्केलेटन सिस्टम से ये पेशी जुड़ी है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये दिखाई देती है रंग रूप, तो रंग रूप का मतलब होता है वही है ना, ये वाला जो है, तो उसके हिसाब से ये दिखाई देती है रेखित, ये रेखा बनी हुई दिखाई देते हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, स्ट्रिएटेड मसल। चूंकि ये मसल का कंट्रोल वॉलेंट्री रूप से होता है, इसलिए क्या है, इच्छिक पेशियां हैं ये, इच्छिक पेशी। मतलब इसका 3 नाम है, क्या, कौन कौन से, एक कंकाली पेशी, दूसरा रेखित पेशी, और तीसरा क्या नाम है इसका, इच्छिक पेशी होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम लोग जानेंगे चिकनी पेशी है ये। चिकनी पेशी मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल होती है ये। तो स्मूथ मसल दिखाई देने में कैसे दिखाई देती है, इसका स्ट्रक्चर अलग रहता है, तरकु रूपी दिखाई देती है दिखाई देने में, लेकिन ये इसके अंदर रेखा दिखाई नहीं देते, इसीलिए क्या है, अरेखित पेशी होती है ये। और है ना, इसको चिकनी पेशी, अरेखित पेशी। और चूंकि इसका जो काम रहता है ना अनैच्छिक रहता है, मतलब इसके काम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते सीधा सीधा, इसलिए ये अनैच्छिक पेशी भी कहलाती है, ठीक है, अनैच्छिक पेशी, ठीक है। उसके बाद में देखें हृदय पेशी। तो हृदय पेशी के बारे में इससे पहले हम लोग कार्डियक वाला पढ़े थे, तो उसमें बताया भी था मैं कि ये जो रहती है यहाँ पर रेखा तो दिखाई देता है, रेखित रहती है इसमें, लेकिन इसका जो है ना कंट्रोल रहता है ना अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक होती है ये, ठीक है। तो 3 प्रकार की पेशी है, तो ये रेखित बट अनैच्छिक होती है हृदय पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ अरेखित अनैच्छिक होती है, जबकि कंकाली पेशी रेखित होती है और ऐच्छिक पेशी होती है। मतलब हमारी इच्छा अनुसार चलेगी, है ना, और वो जो है ये सब जो है अपनी अपनी है ना इच्छा अनुसार चलते हैं, मतलब अनैच्छिक होती है, इसका कंट्रोल डायरेक्टली ब्रेन के द्वारा रहता है, ठीक है। इसके आगे देखें हम लोग, और तो यहाँ से हम लोग इसका और भी डिटेल जानते हैं किसका, यहाँ पर से हम लोग इच्छिक पेशी और ये स्मूथ मसल वगैरह का और भी नाम जानते हैं हम लोग।
ठीक है, इन लोग का काम वगैरह भी जानते हैं कैसे कंट्रोल करती है और क्या होती है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर स्केलेटल मसल है ये, मतलब कंकाली पेशी। दूसरा होता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ठीक है। और तीसरा होता है कौन सा, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल है ये, ठीक है। तो इसका सबका दूसरा नाम भी लिखते हैं हम लोग। स्केलेटल मसल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कंकाली पेशी। दूसरा बोलते हैं चूंकि ये रेखित होता है इसलिए रेखा बनी हुई दिखाई देती है, रेखित होती है इसमें, रेखित पेशी। और चूंकि इसका काम जो है ऐच्छिक कंट्रोल में रहता है इसलिए क्या है, ऐच्छिक पेशी होती है। यानी यहाँ पर बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, चिकनी पेशी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होती है, ये अरेखित होती है, अरेखित। और तीसरा क्या होता है, अनैच्छिक होते हैं, अनैच्छिक, ठीक है। जबकि कार्डियक पेशी को देखें हम लोग तो ये क्या रहती है, रेखित होती है कि अरेखित, तो रेखित रहती है ये, लेकिन ये क्या रहती है, अनैच्छिक रहती है, अनैच्छिक, अनैच्छिक। कार्डियक पेशी को हम लोग हृदय पेशी भी बोलते हैं, हृदय पेशी बोलते हैं इसको, हृदय पेशी होती है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब जान गए हम लोग। अब इसमें डिफरेंसेस देखते हैं, है ना, सभी में क्या क्या चीज़ें कहाँ पर रहती है, क्या काम करती है, वो सब चीज़ें के बारे में। तो देखें स्केलेटल मसल जो रहती है ना, इसके बारे में बात करें तो स्केलेटल मसल है ना, इसमें याद रखना कि जो रेखित होती है, रेखित का मतलब पहले इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं और दिखती कैसे है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये ऐसा बनाएंगे इसको, है ना, या तो और ऐसे बनाएंगे, है ना, ये तो ये दिखाई दे रही होगी, है ना, बेलनाकार दिखाई देती है, ये बेलनाकार। तो ये कैसे दिखाई देती है, इसका नाम जानेंगे हम लोग क्या, बेलनाकार। और इसमें रेखा बनी हुई दिखाई दे रही है इसलिए क्या है, रेखा है, तो रेखित रेखा है, सुरेखा नहीं है ये, ठीक है। तो ये रेखित है, तो रेखित बेलनाकार दिखाई दे रही है ये स्पिंडल शेप्ड दिखाई देती है ऐसे, है ना, स्पिंडल तर्कु के रूप में दिखाई देती है। कौन सी पेशी, तो ये जो देखो पेशी जो है तर्कु के रूप में दिखाई देती है, तो ये बेलनाकार होती है, ये क्या होती है, तर्कु रूपी, ठीक है। जबकि ये वाले क्या होते हैं, तो ये भी बेलनाकार होते हैं। तो इसका डायग्राम हम लोग पहले देखे थे, तो ऐसे बनी हुई दिखाई देती है ये डायग्राम इसका, ठीक है। इंटरकलेटेड डिस्क पाए जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर भी रेखा बनी हुई दिखाई देती है ना, ऐसे रेखा है इसमें भी। इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क बनी हुई रहती है, क्योंकि इसमें भी रेखा है ना, रेखित पेशी होती है ये भी। और दिखाई कैसे देती है, ये बेलनाकार ही है, ये बेलनाकार पेशी होते हैं हृदय पेशियां, ठीक है। तो ये दिखाई दे कैसे देती है वो जान गए हम लोग, है ना। कंकाली पेशी रेखित होती है, ऐच्छिक होती है। देखो चूंकि ऐच्छिक हो रही है तो इसका कंट्रोल जो रहती है ना, सीएनएस द्वारा रहता है, सीएनएस द्वारा, सीएनएस द्वारा क्या रहती है, कंट्रोल। इसीलिए ऐच्छिक पेशी, क्योंकि सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यही हमारी बॉडी में मेजर पार्ट को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में, मतलब जो जितने भी स्केलेटल से जुड़ी हुई है, मतलब कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई पेशी, उन सभी को कंट्रोल करती है हमारे द्वारा। देखो हम चाहते हैं तो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं तो बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो सीएनएस द्वारा कंट्रोल होता है इसका, किसका, स्केलेटल मसल का। जब हम लोग न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे तो सीएनएस इन सबके काम भी जानेंगे, अभी याद रखना सीएनएस द्वारा कंट्रोल होती है। स्मूथ मसल एएनएस द्वारा कंट्रोल होती है। एएनएस का मतलब देखो, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल है। यहाँ पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, मतलब जो अपने आप कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर दो लोग रहते हैं, है ना, कौन कौन से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एएनएस द्वारा कंट्रोल रहती है, कौन, चिकनी पेशी के जो जितने भी कार्य रहते हैं वो, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय, यहाँ पर कंट्रोल्ड बाय लिख सकते हैं, कंट्रोल्ड बाय, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेप, ठीक है। तो ये सेप है, दूसरा कंट्रोल्ड बाय। और जो कार्डियक मसल्स रहते हैं ये भी कंट्रोल होती है ना, किसके द्वारा, ये पीएनएस द्वारा कंट्रोल होती है। इसके पहले वाले क्लास में देखे भी थे कि कार्डियक मसल, है ना, जो पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्व, मतलब ये है ना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल रहती है। इसमें भी है ना किसके द्वारा वो कंट्रोल रहती है, एएनएस द्वारा ही कंट्रोल रहती है ये, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी सीएनएस द्वारा भी कंट्रोल होती है, इसीलिए इसको याद रखना कि ये सीएनएस प्लस एएनएस दोनों द्वारा कंट्रोल होती है, कौन, कार्डियक मसल जो है, ठीक है। अरे अरे जब भी कोई है ना इच्छा होगा, मतलब कार्डियक मतलब उसके
हार्ट बीट रेटिंग रेट को बढ़ाना होगा तो सीएनएस के पास पहले मैसेज जाती है पीएनएस के होता हुआ, फिर उसके बाद एएनएस आया हुआ रहता है और एएनएस बढ़ाता है। तो एएनएस में भी कौन सा बढ़ाता है, एसएनएस बढ़ाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था कि हार्ट बीट का जो कंट्रोल रहती है वो कौन बढ़ाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाती है, और एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनलिन वो भी बढ़ाती है, बताया था। तो यहाँ पर देखो कंट्रोल है, इसके काम को कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है, तो कुल मिलाकर काम कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, एएनएस द्वारा, ठीक है। जबकि स्केलेटल मसल का कंट्रोल होती है सीएनएस द्वारा, स्मूथ मसल का एएनएस के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, और स्केलेटल मसल, इसकी दक्षता की बात करें, दक्षता तो क्या करती है, जल्दी थकती है, ये जल्दी थक जाती है ना। 20-30 बार ऐसे ऐसे करो, है ना, हालत खराब हो जाएगा। जिम जाने के बाद में ऐसे ऐसे करेंगे, है ना, 30 बार करेंगे तो जल्दी थक जाती है ये जो है ना थोड़ा देर से थकती है, थोड़ा देर से, मतलब ये थकती नहीं है। थकान यदि लाना होगा तो थोड़ा देर से थकेगी ये, और ये कभी नहीं थकती, है ना, ये थक गया फिर खत्म कहानी, ठीक है, कभी नहीं थकती, नेवर फटीग, है ना, कभी नहीं थकती। तो है ना, इसमें फास्ट फटीग होगा, फास्ट फटीग का मतलब होता है जल्दी थकेगी, ये थोड़ा स्लो फटीग होता है, और ये क्या, नेवर फटीग होती है, मतलब कभी नहीं थकती। चिकनी पेशियां, चिकनी में मतलब कौन से, रेखित वाली, ये वाली रेखित अनैच्छिक जो है कौन से, कार्डियक या हृदय पेशी। जबकि चिकनी वाली क्या है, थोड़ा देर से क्या होती है, थकती है, और ये वाली जल्दी थक जाती है, ठीक है। कंकाली पेशी की और भी बात करते हैं हम लोग, तो देखो इसमें रेखा बनी हुई दिखाई दे रही है, बेलनाकार है होती है ये, और ये जुड़ी हुई रहती किससे, बोन से जुड़ती है डायरेक्टली जाके, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये किससे जुड़ी हुई रहती है, बोन से अटैच रहेगी, अटैच होती है, तभी तो उसका नाम क्या दिया गया है, स्केलेटल मसल दिया गया है। जबकि ये बोन से अटैच नहीं होती, तो यहाँ पर ये कहाँ पर रहेगी, तो ये तो इंटरनल ऑर्गन्स में रहती है, आंतरिक, शरीर के आंतरिक अंगों में रहती है। और चूंकि ये कहाँ पर रहती है, तो हम जानते हैं हार्ट में रहती है, हार्ट। क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हुआ है सबका, सब मिजोडर्मल ओरिजिन होते हैं, मिजोडर्म से ही ओरिजिन हुआ है सभी का ना, इसका इसका उसका। हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में जब हम लोग कार्डियक वाला साइकिल पढ़े हार्ट का, तो वहां पर भी एक पहला लाइन लिखे थे कि मिजोडर्मल ओरिजिन होती है, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो मिजोडर्मल ओरिजिन होती है। तो देखें कंकाली पेशियों के कार्य के बारे में बात करते हैं, कार्य। तो इसका कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर कार्य होगा, ये फोर लिम, हैंड लिम वगैरह में काम होते हैं, शरीर मुद्रा वगैरह बदलने में, शरीर के मुद्रा बदलने में, मुद्रा बदलने या स्थिति बदलने में क्या करती है, में सहायक होती है, सहायक। उसके अलावा हम लोग और भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हैंड लिम वगैरह में है, तो इसके अलावा पेन पकड़ने में, लिखने में, पकड़ने में, खाने में भी यूज़ होती है, खाने के लिए भी करते कि नहीं करते, खाने में, है ना, लिखने में, तो ये बहुत सारे चीज़ों में क्या होती है, लिखने में। मतलब देखो जो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने का काम कौन है, मेरा फोर लिम कर रहा है, तो मेरे दिमाग से कंट्रोल्ड है ये, सीधा सीधा मैं जैसा बोलता हूँ वर्डिंग बनाने के लिए वैसा लिखता है ये, है कि नहीं। मैं यहाँ पर ये अपना खुद थोड़ी नहीं जानता है ये नहीं पता इसको, है ना, या ऐसे राइटिंग बनता है इसको नहीं पता, दिमाग को पता है कि ऐसे राइटिंग बनना है, बार बार प्रैक्टिस की है तो ऐसे बनता है ना। इसी में से है ना, एक एल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक एल को ऐसे लिख सकते हैं, एक एल को और ऐसे लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे इच्छा के अनुसार चलती है ये। तो जो इच्छिक पेशी रहती है, हमारा कंट्रोल है, तो ये सब कार्य करती है। स्मूथ मसल का काम देखें, तो स्मूथ मसल के क्या कार्य होंगे, तो देखें यहाँ पर कार्य, तो ये क्या करती है, पहला पाचन मार्ग द्वारा भोजन, पाचन मार्ग द्वारा भोजन का स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण, और दूसरा जनन मार्ग द्वारा, जनन, जनन मार्ग द्वारा युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। दोनों बात लिखा है एनसीईआरटी ने कि पाचन मार्ग द्वारा भोजन का स्थानांतरण करते हैं, और जनन मार्ग द्वारा क्या करते हैं, युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है। मतलब चिकनी पेशियों का काम होता है इन सबको क्या करना, ट्रांसफर कराना। तो ये भी इसका काम है चिकनी पेशियों का, खाना खाते हैं इसोफेगस से कर पूरे स्टमक में पूरा घूमते 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 जाता है,
पेरिस्टलिसिस मूवमेंट करता हुआ, तो वो सब चिकनी पेशियों के थ्रू ही होता है। और जनन मार्ग द्वारा है ना गेमिट्स का ही मतलब युग्मक का भी स्थानांतरण होता है उसी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, स्मूथ मसल्स के द्वारा। कार्डियक मसल के काम तो जानते ही होंगे, है ना, हार्ट बीट करना, ब्लड पंपिंग, तो ब्लड पंपिंग करना, ब्लड पंपिंग करना होता है, ठीक है, ब्लड पंपिंग करना होता है इसका काम। स्केलेटल मसल जो रहती है ना, इसमें क्या होता है, जब ना कोई किसी का डेथ हो जाता है तो इसमें जो रहती है ना नए एटीपी नहीं बन पाता, इसको राइगर मोर्टिस कंडीशन बोलते हैं। तो ये जो रहती है नए एटीपी नहीं बनता, कॉन्ट्रेक्शन रुक जाती है पूरी तरीके से। तो हम लोग जब मसल कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानने की दिखाई कैसे देती है, कैसे कंट्रोल रहती है, किसके द्वारा, ये सब चीज को हम लोग जाने। तो 3 टाइप की पेशी होती है, इंटरकलेटेड डिस्क, ये डायग्राम को ही देखकर डायरेक्ट नीट 2024 क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि डायग्राम किसका है करके। तो कार्डियक मसल्स का होती है रेखित होती है बट अनैच्छिक होती है। देखो इसमें अरेखित है, अनैच्छिक, रेखित ऐच्छिक है, अरे वाला क्या है, रेखित होती है लेकिन अनैच्छिक काम करती है हृदय पेशियां, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा पूरा। इसके आगे और देखें, मसल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। अब पूरा मसल्स के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि मसल्स कैसे होती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव पेशी तंत्र में यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। देखो यहाँ से देखें, ये वाला जो बोन है, ये कौन सा बोन होती है, ये वाला बोन कौन सा है, ये होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या होती है, ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस। और इसी में से मसल्स जुड़ी हुई है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स पेशी जो जानते हैं ना, बाइसेप्स वाली पेशी है ये वाली। तो बाइसेप्स पेशी जो है ह्यूमरस बोन से अटैच है, तो अटैच होती है, तो इसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये बोन से अटैच होती है इसीलिए ये कौन सी पेशी है ये, तो ये कंकाली पेशी को दिखाया गया है यहाँ पर, कंकाली पेशी, मतलब जो कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती है, जैसे हमारे 4 लिम्स की जो मसल्स है वो सब चीज़ें, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ और भी बताया गया है, इसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे भी। तो हिमरस बोन से देखो जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कंकाली पेशी। और ये जो पेशियों में जो कंट्रैक्शन या है ना संकुचन होती है, तभी ये मसल में भी कंट्रैक्शन होगा और उसी के द्वारा मूवमेंट करते हैं। बोन जो है अपने आप में मूवमेंट नहीं करता, बोन मूवमेंट नहीं करता, कौन मूवमेंट करता कौन है, तो मसल्स करती है, तो मसल के सामने मूवमेंट हो जाता है उसका भी, ठीक है। तो जानना है इसको भी। इसके आगे और देखें, चिकनी पेशी के बारे में देखें थोड़ा, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है बताया। तो चिकनी पेशी देखो स्टमक में है, इसमें बहुत सारे ऐसे लेयर रहते हैं, है ना, आउटर से लेकर इनर तक 4 लेयर होती है इस इसोफेगस में, मतलब ये पूरे में। एलिमेंट्री कैनाल की औतिकी में जब हम देखते हैं तो 4 लेयर होती है, तो 4 लेयर में से सबसे इंटरनल लेयर को देखो, उसके ऊपर में से पेशी लगे हुए रहते हैं उसी लेयर में। तो पेशी लेयर जो रहती है ना दूसरा लेयर होती है, ठीक है। तो जैसे कैसे देखें यहाँ पर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और तीसरा मस्कुलेरिस लेयर, मस्कुलेरिस, और बाहरी सिरोसा होती है। तो इसोफेगस जो रहती है, मतलब इसको हम लोग ऐसे काट के दिखाएंगे। तो मान लो ये क्या है, पाचन, मतलब ये है इसोफेगस, मतलब ये पाचन नली है, पूरा पाचन नली, है ना, माउथ से लेकर पूरा एनस तक का पार्ट पूरा रहता है। तो इसमें ये 4 लेयर से पाइप मिलकर बनी होती थी, 4। तो सबसे आउटर लेयर जो रहती है सिरोसा होती है, उसके बाद मस्कुलेरिस लेयर, फिर तीसरा सब म्यूकोसा, और सबसे आंतरिक लेयर होती है कौन, ये होती है म्यूकोसा। तो ये आंतरिक लेयर है, आंतरिक स्तर। जबकि सबसे बाहरी स्तर कौन है, बाहरी स्तर कौन होती है, सिरोसा होती है। मस्कुलेरिस 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर, सर्कुलर होती है और दूसरा एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। आगे चल के जब हम लोग डाइजेशन चैप्टर पढ़ते थे तो इसको बताते थे पूरा, है ना, कि सर्कुलर में सर्कुलर वाली पेशी, है ना, बाहरी अनुदैर्ध्य तथा आंतरिक वर्तुल पेशी होती है, ये वाला आंतरिक में रहता है और ये बाहरी अनुदैर्ध्य रहती है, बाहरी अनुदैर्ध्य पेशियां। और दोनों क्या है, दोनों चिकनी पेशी होती है। तो ये मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होती है, दूसरा मस्कुलर लेयर होता है, मतलब पाइप को काटेंगे तो बाहर में सिरोसा है, दूसरा में मस्कुलर, तीसरे में म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होती है ना, ये वाला, ये म्यूकोसा है, इसके जस्ट बाहर वाला सब म्यूकोसा। और उसके बाद ये वाला जो रहती है तीसरा क्या है, मस्कुलरिस, मतलब बाहर से अंदर जाएंगे, है ना, तो ऐसे 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 मिलेगा, और अंदर से बाहर आएंगे तो ऐसे मिलेगा, है ना, पाचन तंत्र में। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखेंगे इसको तो कौन सी पेशी दिखाई दे रही है, तो ये जो पेशी रहती है वो कौन सी पेशी है, चिकनी पेशी है ये। कौन सी पेशी है ये, चिकनी पेशी, है ना। तो इसका गुण हम लोग पढ़ चुके कि चिकनी पेशी में कौन सा गुण होता है, तो ये क्या रहती है, अरेखित रहती है। और दूसरा क्या इसका गुण होती है, अनैच्छिक गुण होते हैं इसके,
ठीक है, तो ये क्या होती है, चिकनी पेशी। इसके आगे और देखें, हृदय पेशी। हृदय के बारे में हम लोग बात ही कर चुके हैं, है ना। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क वाला जो बात बताया वो उसको याद रखना, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। और ना एक्चुअल में वो कैसे दिखती है, एच शेप्ड दिखाई देती है ना। एच के जैसे दिख रहा था ना, बेलनाकार रहती है वो, लेकिन ऐसे रहती है उसका स्ट्रक्चर, तो ऐसे दिखाई देती है कौन, है ना, कौन, हृदय पेशी, ऐसे दिखाई देती है हृदय पेशी। हृदय पेशी के गुण के बारे में भी हम लोग देखें क्या, कि ये क्या रहती है, रेखित रहती है। रेखा तो रहती है लेकिन इसमें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए क्या है, ये अनैच्छिक पेशी होती है, कौन, हृदय पेशी। तो इसको भी जानना है, हृदय पेशी जो रहती है ना, ये डिवाइड नहीं करती। हृदय सेल्स जो है, हार्ट सेल, है ना, इसमें हाइपरट्रॉपी बस होता है, हाइपरप्लेजिया बस होता है, मतलब सेल की साइज बढ़ती है ना। सेल का और जो जितने भी सेल बने हुए रहते हैं ना बचपन, मतलब विद इन 1 मंथ वही बस रहती है, उसके अलावा और ये उसमें आगे बढ़ाई नहीं होता, मतलब बढ़ता नहीं है वो। ठीक है, तो ये बात समझ आया कि नहीं, हम इसके आगे और देखते हैं हम लोग। मानव पेशी तंत्र में हम लोग अब बात करने वाले हैं, है ना, रेखित पेशी की संरचना के बारे में देखने वाले हैं। मतलब जो स्केलेटल मसल जो रहती है कैसे दिखाई देती है जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि पेशी के अंदर में ऐसे मसल्स बंडल दिखाई दे रहे होंगे, और मसल्स बंडल के अंदर में एक पेशी है ना, उसको दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, रेखित पेशी की संरचना कैसे दिखाई देती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखें इधर, रेखित पेशी की संरचना। रेखित पेशी को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, ये है कौन सी, तो स्केलेटल मसल है ये। कौन सी मसल है ये, स्केलेटल मसल। ठीक है, कंकाली पेशी होती है, या इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में कंकाली पेशी। इसके गुण के आधार पर भी जाने तो ये क्या होती है, इच्छिक पेशी है ये, इच्छिक पेशी। अब इसकी संरचना के बारे में जानेंगे कि ये दिखाई कैसे देती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ये जो रहती है ना फेसिकल्स, ये फेसिया जो रहती है, ये फेसिया, ये संयोजी ऊतक रहती है। ये फेसिया जो रहते हैं संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक है ये। इसके अंदर में एक एक जो ये बनी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये पूरा गोला, ये पूरा गोला, इसका नाम है फेसिकल्स, या इसको बोलते हैं मसल बंडल। मसल बंडल मतलब लकड़ी जैसे रहेगा ना, ऐसे लकड़ी रहेगा, बहुत सारे लकड़ी, तो लकड़ी का एक ढेर बन जाती है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब एक पूरा गुच्छा, एक पूरा गुच्छा, जैसे बहुत सारे पेन रहते हैं ऐसे यहाँ पर, ऐसे पूरे को ऐसे पकड़ के रखे रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं, सिंगल नहीं बोलते। तो यहाँ पर एक एक जो मसल है, यहाँ पर ये मसल है, मसल, है ना, ये मसल, बहुत सारे मसल मिलकर, है ना, एक क्या बनाते हैं, बंडल। उस बंडल का नाम क्या है, फेसिकल्स। ठीक है, और ये किसमें रहती है, संयोजी ऊतक की बनी हुई रहती है, फेसिया के अंदर में रहती है, फेसिया, फेसिया के अंदर में फेसिकल्स, मसल बंडल मतलब। अब इसके अंदर में मसल सेल रहेंगे, तो मसल सेल्स रहती है, जिसका नाम एक और चीज देते हैं, मसल फाइबर भी बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखो दिखाया भी है मसल फाइबर्स के बारे में। तो हम लोग एक मसल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पहले जान रहे हैं, मसल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखते रहना इधर, ये क्या है, मसल फाइबर है, मसल फाइबर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल सेल। अब ये मसल सेल जो रहती है, चूंकि सेल वर्ड यूज कर दिए, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि सेल में क्या क्या चीजें होती है, उसको बताना पड़ेगा। तो सेल का सबसे आउटर लेयर जो रहती है ना, ये रहती है, हम जानते हैं चूंकि एनिमल सेल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, हम लोग एक अलग वर्ड यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे सार्कोलेमा, सार्कोलेमा बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। देखो कंपैरिजन करते हुए नाम बता रहा हूं मैं, इसको पूछे जाने के चांस है ना, मैच द कॉलम में देखेंगे, देखना देंगे। तो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है, यहाँ पर सार्कोलेमा नाम है इसका। ठीक है, दूसरा, अब हम इसके अंदर में जाएंगे, इंटर करेंगे इसके अंदर में, तो सेल के अंदर में रहती है दूसरा नंबर, जो जैसे ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जाते हैं, तो अंदर में क्या रहती है, तो रहती है साइटोप्लाज्म। क्या रहती है, साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पर चूंकि मसल सेल है, तो साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। लेकिन सार्कोप्लाज्म को ना, सार्कोप्लाज्म में है ना एक चीज है क्या, कि ये जो रहती है सिनसीटियम कंडीशन में रहती है, सिनसीटियम कंडीशन। सिनसीटियम कंडीशन का मतलब मेनी न्यूक्लियस रहते हैं यहाँ पर, मेनी
न्यूक्लियस, मतलब मसल सेल के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यहाँ पर दो या दो से अधिक न्यूक्लियस, तो उसको हम लोग सिनसिटियम कंडीशन बोलते हैं, संकोशिकीय अवस्था बोलते हैं, संकोशिकीय अवस्था। संघ का मतलब बहुत सारे क्या न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं, किसमें, सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, उसके अलावा और बात करें हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक से जुड़ी हुई रहती है यहाँ पर क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये मान लो क्या है, न्यूक्लियस है, क्योंकि हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो सेल में देखो क्या है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर रहती है, तीसरा नंबर बात करें तो यहाँ पर रहेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, इसको एक अलग वर्ड यूज करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, है ना, कि ये क्या होती है, यह कैल्शियम प्लस आयन का भंडार गृह, इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोरेज हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, तो यह कैल्शियम आयन का भंडार गृह है, भंडार गृह है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात याद रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैल्शियम आयन का भंडार गृह, कैल्शियम यहीं पर रहती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, तो इसका नाम है चौथा नंबर, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलेंगे, मसल सेल है, तो मसल के लिए एक अलग नाम देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सार्कोसोम, सार्कोसोम बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, सार्कोसोम। सार्कोसोम क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, किसका, मसल सेल्स के अंदर का, क्या होती है, मसल सेल्स के अंदर का, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोसोम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो मसल्स के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, मतलब मसल सेल्स के अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोसोम बोलते हैं। तो पूरा बात है ना, समझ आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसमें हम लोग देखो मसल्स बंडल को पूरा अलग अलग निकाल के दिखाए हैं, ये फेसिकल्स है, फेसिकल्स के अंदर में देखो ये सबसे पहले क्या होती है, स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल में बहुत सारे पेशी बंडल है, जिसका नाम है क्या, फेसिया बोल रहे हैं उसको। फेसिया के अंदर में एक जो रहती है, एक पेशी बंडल, मतलब एक पूरा पेशियों का जो समूह है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेसिकल्स या मसल बंडल। अब मसल बंडल के अंदर में क्या है, मसल फाइबर, और मसल फाइबर ही क्या है, मसल सेल है, मसल फाइबर ही क्या है, मसल सेल। ठीक है, अरे मसल सेल है कि नहीं है, तो ये मसल सेल है, इसमें देखो सार्कोलेमा जो होती है, वही क्या होती है, आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग सार्कोलेमा। तो ये ना मैं बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन देने के चांस है, और कैसे देंगे, कंपेरिजन वाले क्वेश्चन देंगे, कि मसल्स में जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्मा को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मा, और इस सिंसिटियम कंडीशन में होती है न्यूक्लियस ज्यादा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, तो इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और इसका काम क्या होती है, ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज हाउस होती है ये। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या बोलेंगे, तो सार्कोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्कोसोम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इतना बात मेरे ख्याल से समझ आया होगा, इसके आगे और देखें। ठीक है, ये सब चीज़ जान गए हम लोग, इसमें ये सब स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बात समझ आ गया होगा, है ना। ये लेयर में अलग अलग और भी नाम है, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, मसल फाइबर्स में, ये सब आगे की क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हमें अभी जितना जानना है उतना को समझ लेना है। देखो यहाँ से एक चीज़ भी और जाती हुई दिखाई दे रही, ब्लड कैपिलरीज, यहीं से नर्व वगैरह भी गए रहते हैं, नर्व, ब्लड कैपिलरीज, सब चीज़ गई रहती है, लेकिन एक्चुअल में नर्व जो रहती है ना, यहीं पर नर्व एंडिंग करती है, यहीं पर आके ऐसे, अंदर नहीं गई रहती, ये मसल सेल्स के जस्ट पास में रहती है क्या, ये जो न्यूरॉन्स का जो लास्ट टर्मिनल एंड आता है ना, वही, तभी तो यहाँ पर साइनेप्स बनाते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में, यहाँ पर पेशी के ऊपर में रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसके एसिटाइल कोलिन वगैरह जब आती है ना, न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में पढ़ेंगे, तो ये वाली बात जो है तो जानना है। तो ब्लड कैपिलरी जो है इंटर की रहती है यहाँ पर, तो देख सकते हैं, यानी इसके आगे और देखें। तो अब जान रहे हैं हम लोग, अब मसल जो बंडल है उसको हम लोग जूम इन कर रहे हैं, तो जूम इन करने के बाद में जानते हैं कि उसके अंदर में एक्चुअल में क्या रहती है, और
ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सा बना रहे हैं हम लोग किसको, क्योंकि बेलनाकार होती है, रेखित पेशी की संरचना पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रेटेड मसल बेलनाकार होती है, इसलिए बेलनाकार बनाए हैं। तो बेलनाकार में देखो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, सार्कोलेमा है ये, इसके अंदर में ये क्या है, सार्कोप्लाज्म है ये, सार्कोप्लाज्म से हमारा काम है ना, सार्कोलेमा से अंदर जाएंगे, ये सार्कोलेमा है क्या एक्चुअल में, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्मा क्या है एक्चुअल में, साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म में यहाँ यहाँ पर दो टाइप की यहाँ पर प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन है ना, जो क्या करेगी यहाँ पर इसकी संरचना को बनाए रखेगी, है ना, इस संरचना को बनाए रखने के लिए यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन का है ना क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटीन पढ़ेंगे दो टाइप का, ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे एक्टिन प्रोटीन के बारे में और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मायोसिन प्रोटीन के बारे में। तो ये जो रहती है ऐसे दिखाई देती है ना, ऐसे हम लोग बना के देख रहे हैं, और ये जो है ऐसे, ये इसको भर दो ऐसे, इसको भी भर दे इधर से। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये वाला जो बैंड, मतलब इसको, इस वाले को बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो रहती है ना, इसका नाम यहाँ पर देते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन है ये, एक्टिन प्रोटीन। और दूसरा ये वाला जो रहता है ना, इसका नाम देते हैं यहाँ पर क्या, ये मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन। चूंकि ये वाला जो रहती है, क्या रहती है, एक जैसे दिखाई देती है समव्यासिक, इसलिए इसको आइसोमेट्रिक, मेट्रिक बैंड बोलते हैं इसको, आइसोमेट्रिक बैंड, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आई बैंड बोलते हैं इसको हम लोग, आई बैंड, बैंड बजाना है इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं एन आइसोमेट्रिक बैंड, आइसोमेट्रिक बैंड। एन आइसोमेट्रिक बैंड का मतलब होता है ये क्या है, ए बैंड। ये वाला जो बैंड रहता है वो क्या रहता है, थिन रहता है, थिन, और ये वाला क्या रहता है, थिक रहता है, थिक। क्योंकि ये वाला थिन है, लाइट कलर का दिखता है, ये लाइट रहती है, और ये क्या रहती है, डार्क रहती है, डार्क बैंड होती है, डार्क बैंड, इसको हम लोग लाइट बैंड बोलते हैं। या लाइट कलर, लाइट होती है, हल्का होती है, ये क्या रहती है, डार्क रहती है, ठीक है। आई बैंड के बीच में ना, आई बैंड के बीच में जेड लाइन होती है, जेड लाइन, ठीक है। जबकि ए बैंड के बीच में, ए बैंड के बीच में, के बीच में एम लाइन होती है, एम लाइन, एम लाइन, ठीक है। तो देखो अब जानेंगे हम लोग इसके बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हुआ। तो देखते हैं, ये जो आई बैंड रहती है ना, यहाँ इसके बीचों बीच में रहती है ना, यहाँ पर भी इसके बीचों बीच में है कौन सा, जेड लाइन है ये, कौन सी लाइन है, जेड लाइन। यहाँ पर भी क्या रहती है, जेड लाइन है ये। इसके बीचों बीच की बात करेंगे हम लोग, है ना, इसका अलग रहता है, अलग अलग। तो इसमें क्या रहती है, ये एम लाइन होती है, यहाँ पर कौन सी लाइन रहती है, एम लाइन। तो याद रखना कि जेड लाइन किसके बीच में होती है, तो आई बैंड के बीचों बीच में रहती है, इसके भी आई बैंड के बीच में, इसके बीच, जितने आई बैंड रहेंगे सबके बीच में क्या रहेंगे, जेड लाइन रहेंगे। जबकि जितने भी ए बैंड रहेंगे उसके बीच में क्या रहेंगे, एम लाइन रहेंगे। और एक और जगह खाली जगह दिखाई दे रहा होगा, है ना, जिसमें, जिसको भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखिए इधर से, तो यहाँ पर एक खाली जगह दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहाँ पर भी खाली जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी खाली जगह दिखाई दे रहा है। तो जो जगह खाली जगह दिखाई देता है उसका नाम अलग से देते हैं हम लोग। तो इस जगह को हम लोग बोलेंगे एच जोन। क्या बोलेंगे इसको, एच जोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे, ठीक है। तो एच जोन के लिए एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट में एच जोन का, है ना, कि जो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर में जहां पर अतिव्यापित नहीं होती वो एच जोन वाला क्षेत्र कहलाता है। तो देखो नॉर्मल समय में ना, जब हम कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे तो अलग बात होगा, यहाँ पर नॉर्मल टाइम में यहाँ पर आई बैंड जो है यहाँ तक ही है, यहाँ तक। तो उस वाली जगह में तो खाली जगह दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर ही क्या होती है, एच जोन होती है, ठीक है। वहीं पर क्या होती है, एच जोन। यहाँ पर भी एच जोन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो देखो ये जो एच जोन रहती है ओवरलैप नहीं करती, जिस जगह में एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर में जहां पर ओवरलैप नहीं करती उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखें कि ये जो जेड लाइन है ना, ये आई बैंड के जो बीचों बीच में है, और इधर के भी जो बीचों बीच में है, मतलब हम बोल सकते हैं हाफ आई बैंड में है ये, हाफ आई बैंड में। और इधर भी क्या है, हाफ आई बैंड। इसी में तो क्या है, जेड लाइन।
तो इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो लेंथ रहता है ना, वही क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। और सार्कोमियर ही क्या होती है, यही संकुचन की इकाई होती है। संकुचन की इकाई मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन संकुचन की इकाई होगी, मतलब इसी में ही, इसके बीच में ही संकुचन होती है। तो बताएं यहाँ पर सार्कोमियर में कौन लोग शामिल है पूछेंगे, तो सार्कोमियर किससे मिलकर बना रहता है पूछेंगे, तो हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड से मिलकर बना रहता है तीन चीजों से। तो यहाँ का इसका लेंथ की बात करेंगे तो आई बैंड रहता है लगभग 1 माइक्रोमीटर, ये 1 माइक्रोमीटर इसका लेंथ रहता है लगभग, इसका भी 1 माइक्रोमीटर रहता है, और इसका रहता है ना 1.5 माइक्रोमीटर लगभग रहता है। किसका, इसका ए बैंड का कितना रहता है, 1.5 माइक्रोमीटर रहता है लगभग, हाँ 1.5 माइक्रोमीटर, या है ना यहाँ पर और थोड़ा से ज़्यादा ले, थोड़ा से लेंथ है ना कभी कभी वेरिएशन करती है, तो यहाँ पर 2.0 माइक्रोमीटर लेंगे। 2.0 माइक्रोमीटर लेंथ रहता है किसका, ए बैंड का। तो देखिए यहाँ पर हाफ आई बैंड, तो इसमें 1 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है, इसका भी 1 माइक्रोमीटर, चूंकि हाफ होगा तो 0.5 माइक्रोमीटर लेंथ हो जाएगा, प्लस ए बैंड का रहता है कितना 2.0 माइक्रोमीटर, प्लस इधर से और कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेरिएशन लेंगे, है ना, इसको वेरिएशन में लेते हैं 1.5 माइक्रोमीटर टू 2.0 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग 1.5 माइक्रोमीटर को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, प्लस 1.5 माइक्रोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 माइक्रोमीटर प्लस 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2.5 माइक्रोमीटर क्या होती है, सार्कोमियर का लेंथ, सार्कोमियर लेंथ, लेंथ आप सार्कोमियर बोलेंगे लेंथ, तो क्या बोलेंगे 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। और यही सार्कोमियर क्या होती है, संकुचन की इकाई होती है। संकुचन की इकाई मतलब यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, संकुचन की इकाई। तो ये पूरा बात जानना है हमें। तो ये मसल्स के अंदर में होती है, ये बेलनाकार होती है, उसके अंदर में ये सब प्रोटीन रहते हैं, उनके बीचों बीच में होते हैं। इसीलिए मैं इनको अलग से निकाल के बता दिया कि एक्टिन वाला प्रोटीन जो है और मायोसिन वाला प्रोटीन जो है, ये दोनों जो है ना कैसे कैसे उसको नाम देते हैं उसको बता दिया। इसको आइसोमेट्रिक बैंड बोलेंगे क्योंकि ये लाइट होती है, थिन होती है, ये है ना, हल्का बैंड होती है, और इसके बीच में एक जेड लाइन रहती है। इसको बताया एनाइसोमेट्रिक होती बैंड, ए बैंड होती है, थिक होती है, और डार्क बैंड है ना डार्क कलर की दिखाई देती है, देखो दिखाई भी दे रही है। ए बैंड के बीच में एम लाइन होता है, इसके बीच में एम लाइन होती है। और जहां पर एच जोन की बात करें तो ये जो रहती है एक्टिन इज नॉट ओवरलैप्ड टू मायोसिन, या बोल सकते हैं आई बैंड इज नॉट ओवरलैप टू ए बैंड, दैट साइट इज कॉल्ड एच जोन। मतलब यही बात एनसीईआरटी सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, क्या लिखा है कि वह क्षेत्र जहां पर थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट को, थिन फिलामेंट मतलब पतले तंतु मोटे तंतु को अतिव्यापित नहीं करती, वो क्षेत्र एच जोन कहलाती है। वह क्षेत्र कौन क्या कहलाती है, एच जोन कहलाती है। तो वही सीधा लाइन लिख के देगा, है ना, क्या लाइन लिख के देगा कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के जिस जगह पर ओवरलैप या अतिव्यापित नहीं करते उस जगह को क्या बोलते हैं पूछेगा। तो क्या बोलते हैं उसको ऑप्शन में देंगे, जेड लाइन, एम लाइन, है ना, एच जोन, नीड जोन, ऐसे सब ऑप्शन देंगे। तो ऑप्शन में क्या लगाना है, एच जोन। समझ आया कि नहीं आया। तो एच जोन के बारे में भी हम लोग जान गए, और दूसरा किसके बारे में जाने, हम लोग सब चीज के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। ठीक है, और जानने के बाद में यहाँ से सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्टिन को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो आई बैंड, है ना, मायोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए बैंड, थिक कौन होता है, थिन कौन होता है, लाइट कलर के, डार्क कलर की, जेड लाइन किसके बीच में होती है, सार्कोमियर का लेंथ क्या होता है। तो ऐसे सब चीज पूछ सकते हैं, संकुचन की इकाई कौन होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ये पूरा इसके अंदर में रहती है मसल फाइबर्स के अंदर में। तो ये सब फिलामेंट्स को भी यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, तो है ना, समझ आना चाहिए। और वही बात देखो यहाँ पर हम लोग है ना देख सकते हैं, यहाँ पर देखो अलग अलग लाइन दिखाई दे रही है, ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, तो आई बैंड के बीचों बीच में है, यहाँ पर एम लाइन है। तो जेड लाइन का आधा मतलब इसका आधा, ये देखो आधा, और इसका भी आधा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आई था, तो आई का आधा, और इसका भी आई, इस आई का आधा, तो इसको इन दोनों को मिलाकर क्या बना रही है, सार्कोमियर। ए बैंड के बीचों बीच में क्या है, एम लाइन। और देखो एक जगह खाली जगह छूटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो जेड लाइन है। मतलब खाली जगह जगह का मतलब एक ए के बीच में, मतलब आई के बीच में जो बीचों बीच में जो बैंड रहती है या लाइन रहती है उसको हम लोग जेड लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सार्कोमियर में आई बैंड
एच जोन को भी यहाँ पर दिखाया गया है, ए बैंड है यहाँ पर। और ये जो भी बात बताया मैंने है ना, एक्टिन मायोसिन जो भी बात वहाँ पर लिखा था, सेम बात को यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, तो जान लेना है इसको। ठीक है, इसके आगे और देखें, है ना, यहाँ पर भी वही बात है, तो देख सकते हैं हम लोग, ये वाला आई बैंड है, ये वाला एच जोन, ये आई बैंड के बीचों बीच से एक देखो ये वाला लाइन जो जा रही है, ये वाला लाइन कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन जो है जेड लाइन है, जेड लाइन। इधर भी क्या है, जेड लाइन है, ये वाला जेड लाइन। और ये वाला क्या है, पूरा ए बैंड है, और ये है ना, ए बैंड के बीचों बीच में एम लाइन रहती है, ये मायोसिन फिलामेंट होती है। ये देखो एक्टिन फिलामेंट जो है इतना तक ही इस ए बैंड को क्या नहीं कर पा रही है, ए बैंड को ओवरलैप नहीं कर पा रही, तो उसको हम लोग एच जोन बोल रहे हैं। सार्कोमियर वगैरह के बारे में भी बात कर लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ जान गए हम लोग। सेम क्वेश्चन, सेम वाला ये भी है ना। ठीक है, इसके आगे और देखें, ये भी सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के जो तंतु होती है, स्ट्रक्चर कैसे मिलकर बनी रहती है। हम लोग एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन के, या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम लोग, संकुचनशील प्रोटीन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो इसका यदि हमें पीडीएफ नोट चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नीड जोन के WD को क्या करके रखना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।